देखिए, पादप प्रजनन यानी कि आपका प्लांट का ब्रीडिंग कराना है। यहाँ भी आपको, जैसे अभी आपने क्या खत्म किया है, जंतुओं में जनन खत्म किया, ठीक है। क्यों किया है, क्या किया है, कैसे, कुछ ऐसा ही स्थिति यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पहला। दूसरा, क्यों करना है हमें पादप प्रजनन यानी कि क्यों कराना है हमें प्लांट ब्रीडिंग, और उसके बाद आएगा कैसे, ठीक है। तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला सवाल कि पादप प्रजनन क्या है, एनीबॉडी बता पाइएगा कोई? अरे वाह, बताओ बच्चा। चलिए नेक्स्ट, क्यों करते हैं हम पादप प्रजनन? इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ये गलत हो जाएगा बच्चा। अगर ऐसा होता तो ऐसी बहुत सारी पादप की जातियां हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है, तब तो फिर उनको विलुप्त नहीं होने दिया जाता। कैसे करते हैं? कृत्रिम एवं प्राकृतिक विधि द्वारा। नहीं, ये भी मजा नहीं आएगा, ये कुछ सही रहा। चलिए समझते हैं बच्चा इसको हम लोग। सबसे पहले कि पादप प्रजनन क्या है। एक ऐसी तकनीक जिसमें कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उन्नत किस्म का या फिर उच्च किस्म का क्या करते हैं, पादप प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, पादप प्रजनन कहलाएगा। दूसरा, करते क्यों हैं? तो भाई साहब, हमारी जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या हमारी जनसंख्या को भोजन मिल पा रहा है क्या? पूरा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। अब कहोगे कि सर सबके पास तो भोजन है। बिल्कुल बच्चा, सबके पास भोजन है जरूर, लेकिन जो चीज मिलनी चाहिए थी 10 रुपए की वो मिलती है 50 रुपए की। पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास आपूर्ति नहीं हो पा रही है किसकी, भोजन की, ठीक है। तो इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पादप का प्रजनन करना पड़ेगा। अब मान लो कि क्या धान या गेहूं की खेती क्या पूरे भारतवर्ष में होती है क्या? नहीं। या फिर जिन क्षेत्रों में पहले होती थी क्या आज भी वहां होती है क्या? नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं पादप प्रजनन की बात करें तो उत्पादकता में क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। अब अगर आप उतना ध्यान तो शायद आपको होश हो, लेकिन अगर मैं दादा के जमाने की बात करूं ना, तो दादा के समय में ना अगर कोई 50 रुपए लेके जाए, अगर आज के डेट में 50 रुपए लेके जाओ ना तो कुछ नहीं आएगा साग सब्जी के मामले में। जबकि दादाजी के समय की अगर हम बात करें तो 30-40 रुपए लेके जाने से ना पूरा एक झोरा भर के सब्जी आ जाता था। कारण क्या था भाई? तो सबसे पहला मेन एक चीज वहां पे था ना कि वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पहले खेती करते थे, ठीक है। हमारे आसपास में ही बहुत ज्यादा खेती होती थी। आज के डेट में खेती कोई नहीं करता, वही लोग करते हैं जो पैसे से कमजोर हैं, या फिर उनका घर जिन पर मतलब वैसे लोगों का घर या वैसे लोग ही खेती करते हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है या वो खेती पर ही आश्रित है, बस वही लोग फिलहाल खेती कर रहे हैं। उसके अलावे जिनके घर में नौकरी हो गई या फिर जिनके घर में कुछ पैसे आने लगे साइड से, वो सारे लोग खेती बंद कर चुके हैं। तो खेती बंद कर चुके तो क्या उत्पादकता में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी, ठीक है। तो खैर महंगाई हमारा मुद्दा नहीं है। क्या है हमारा कि पादप प्रजनन क्यों करना है हमें? तो बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, भोजन की आपूर्ति करनी पड़ेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कराना पड़ेगा, पादप का प्रजनन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आता है कि कैसे करें हम लोग, क्योंकि एक बात तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए, उच्च। अब पादप में उच्च नस्ल कैसे जानेंगे या उन्नत किस्म कैसे जानेंगे? जैसे हमने जीव में देखा था, क्या पशुपालन में देखा था, 2 बिंदु था कि उच्च नस्ल की पहचान क्या थी, कि ज्यादा से ज्यादा क्या थी बच्चा, उसकी उत्पादकता थी। उसके बाद क्या था, रोग प्रतिरोधक क्षमता थी बच्चा, ठीक। दोनों का दोनों पॉइंट यहां भी आएगा कि यदि आप किसी पादप को कहते हो कि यह उच्च नस्ल का है या उन्नत किस्म का है, तो उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, 2 बिंदु होने चाहिए। या फिर आपका जो पादप है, ये पादप कहीं ना कहीं 2 लक्षण होना चाहिए। इस पादप के अंदर मुख्यतः 2 लक्षण होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पहला बिंदु क्या, कि इसकी उत्पादक क्षमता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
यानी कि अगर ये धान का पौधा है तो ज्यादा से ज्यादा धान का बीज तैयार करे, गेहूं का पौधा है तो ज्यादा से ज्यादा गेहूं का बीज तैयार करे, यानी कि उत्पादकता क्या होनी चाहिए इसकी, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा कि कोई रोग आ जाए तो उस रोग से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्या होनी चाहिए, इसके पास क्षमता होनी चाहिए। तो यही दोनों बिंदु यहां पर भी लागू होंगे, तब हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, उच्च किस्म का है या उन्नत किस्म का। ठीक है, फिर आता है सवाल कैसे, ये कैसे करते हैं, इसके लिए टेक्निक्स है। ठीक है, हालांकि हम कैसे में बात करेंगे ना तो मुख्यतः यहां पे दो बिंदु आते हैं। पहला बिंदु आता है आपका पारंपरिक। अब पारंपरिक कहने का मतलब है क्या बच्चा, ओल्ड मेथड। ठीक है, पुराने तरीके के हिसाब से। ठीक है, अब पुराना तरीका क्या कहता है भाई, हमें क्या कराना है, पादप प्रजनन, लेकिन ये ध्यान रखना है क्या, एक वर्ड बेस्ट, कि हमें जो भी अगला पीढ़ी लाना है पादप प्रजनन करा करके हमें क्या लेकर के आना है बच्चा, बेस्ट पादप लेकर के आना है, तभी तो वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद देगा और उसके बाद बीमार भी कम पड़ेगा। बीमार कम पड़ेगा मतलब कि हमारी फसल भी खराब नहीं होगी। ठीक है, अभी ना अगर आप आलू की खेती कभी किए होंगे तो सुने होंगे एक वर्ड कि आलू में पाला मार दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आलू जो है ठंड के मौसम में होता है और जैसे ही ज्यादा ठंड पड़ना चालू हो जाएगा ना तो आलू के पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आलू तो मिट्टी के नीचे होता है, पत्तियां क्या होती है उसकी ऊपर होती हैं, और जब पत्तियां ही सिकुड़ जाती हैं तो नीचे आलू भी क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। क्यों बच्चा, क्योंकि ऊपर जो प्रकाश संश्लेषण करने का काम है वो किसका है, पत्ती का है। और जब मुख्य भाग ही खराब हो जाएगा तो भाई साहब जब भोजन ही नहीं बनेगा तो नीचे भोजन संचित कहां से होगा, बात पल्ले पड़ी। वैसे ही धान गेहूं में भी क्या हो जाती है, कमियां आ जाती है, खराब हो जाते हैं। गेहूं में पानी की वजह से खराबी आ जाती है, कवक की वजह से खराबी आ जाती है। ईख का खेती करते हैं क्या, ईख में देखिएगा कि ईख को जब छीलते हैं तो अंदर लाल लाल हो जाता है। ठीक है, रेड डॉट वगैरह कह देते हैं उसको। उसके बाद गेहूं खराब हो जाता है। कुछ आपके कपास के पौधे हैं, कपास के पौधे खराब हो जाते हैं। आगे चल के जब आपका बायोटेक्नोलॉजी आएगा ना तो वहां पे एक हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, बीटी कपास या बीटी कॉटन बोलते हैं इसको, बीटी कॉटन। अब एक ना यहाँ पर जीव है या फिर आप कह सकते हो एक वायरस है, बैसिलस थुरिंजिएसिस, इसके वजह से ना इस कपास के पौधे को नुकसान पहुंच जाता है। तो हम लोग इसके अंदर एक क्षमता पैदा करेंगे, यानी कि एक ऐसी क्षमता ला करके दे देंगे कपास के पौधे में कि इस वायरस से इसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो खैर वो आपके बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। अभी हमें क्या करना है भाई, हमें लाना है बेस्ट। ठीक है, अब बेस्ट लाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, पारंपरिक, यानी कि ओल्ड मेथड है, पुराने तरीके हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे एज फॉर एग्जांपल याद रखिएगा कि एक पादप है हमारे पास, एक प्लांट है हमारे पास। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो आम का पौधा है। ठीक है, अब इस आम के पौधे की अगर हम अपनी बात करें जो हमारे पास है तो इसमें ना फल बहुत अच्छा है, यानी कि फल बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके टहनियां कमजोर हैं, जैसे ही इसमें सीजन में फल लग रहा है इसकी टहनियां कमजोर है तो क्या हो जाएंगी, ये टूट जाएगी। प्रॉब्लम आ रही है हमें। अब हमें क्या करना है भाई, इसकी उत्पादकता तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां दिख रही हैं क्या, हमें इसे सुधारना है। कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, पादप प्रजनन करा करके। अब पादप प्रजनन करा के हमें क्या कर देना, इसको बेस्ट कर देना। मैं इस पौधे को तो नहीं सुधार सकता है ना, इस पौधे को नहीं सुधार सकता, लेकिन इसकी अगली पीढ़ी को सुधार सकता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि इसके विपरीत, यानी कि इसके अपोजिट को लेकर के आना होगा हमको इसके साथ। हमारे पास पहले से एक पादप ऐसा पड़ा है जिसके पास फल जो लग रहे हैं बहुत अच्छे हैं, यानी कि फल वाला लक्षण तो हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा पादप चाहिए जिसकी टहनियां क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस पादप की तलाश की, उस पौधे की तलाश की, खोजते खोजते हमको मिल गया एक ऐसा आम का पौधा, ठीक है, जिसकी टहनियां या वो पौधा जो है काफी मजबूत है। हाँ, इसमें फल की बात करें तो इसमें फल नहीं लगता है, या लगता है तो बहुत कम। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फल चाहिए ही नहीं, चूंकि मेरे पास तो फल वाला पौधा पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इनके बीच में क्या करा देंगे बच्चा, क्रॉसिंग करा देंगे। अब क्रॉसिंग कराने से जो अगली पीढ़ी आएगी ना, वो चांस बनते, कोई जरूरी नहीं है, वो चांस बनते हैं क्या कि एक पादप हमारे पास ऐसा आएगा, एक आम का पेड़ ऐसा आ सकता है हमारे पास जिसमें क्या होंगी, फल अच्छे होंगे, अब फल के साथ साथ इसकी टहनी भी क्या होगी, मजबूत होगी।
ठीक है, लेकिन क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्या? गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है ना। हाँ, वो भी कह सकते हो थोड़ा सा, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरा सोच के देखो बच्चा, क्या माता पिता डॉक्टर हैं, बच्चा डॉक्टर बन जाता है क्या? नहीं ना। हाँ, अरे बच्चा तो 100 में से अगर मान लो कि तुमने 100 बार ऐसा कराया, सोचो 100 बार आपने इस तरीके से पुराने तकनीक के हिसाब से, पारंपरिक तरीकों के हिसाब से आपने क्या किया, पादप प्रजनन कराया, भाई बेस्ट तो मिलेगा, नहीं मिलता तो ये तरीका ही नहीं होता, मिलेगा, लेकिन क्या समय बहुत ज्यादा लग जाएगा? क्या सोच के देखो, क्या समय बहुत ज्यादा लग जाएगा? क्या ये आम का पौधा आते आते ही तुरंत आम दे देगा आपको, ताकि पता चल जाए कि नहीं मेरे पास बहुत अच्छा आम मिल रहा है? क्या वो आते आते इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि आपको उसकी मजबूती का अंदाजा लग जाएगा? संभव है? नहीं संभव। 10 साल 15 साल लग जाएगा, तब ना हमें पता चलेगा कि नहीं इसका तना बहुत मजबूत है, ये काफी मजबूत इसकी शाखाएं हैं, साथ ही साथ इसमें फल क्या लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो काफी क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा। हाँ, ये होगा कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका लक्षण भी इसमें आ जाएगा, इसका लक्षण भी आ जाएगा, यानी कि इसकी अगली पीढ़ी तो सुधर सकती है इस तरीके से, लेकिन इसमें समय काफी लग जाएगा। समय के साथ साथ यहाँ पे आती है बात किसकी, चांस की, है ना। अब यहाँ पे चांस पे डिपेंड करता है कि चांस जैसा होगा वैसी अगली पीढ़ी आएगी। तो ये क्या था बच्चा, पुराना तकनीक था, ठीक है। मिटा इसको, नहीं मिटाए, अच्छा फिर से बात करेंगे इस पर। नहीं, दवा किसके लिए, पाला मारने के लिए कोई दवा नहीं है, पाला मारने के लिए कोई दवा नहीं है कि जिससे कि पाला से बचाया जा सके। क्या हो गया, किसने हिलाया, हो गया अभी एडजस्ट, आना पड़ेगा मुझे, क्या करते हो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सॉरी। ठीक है अभी, अब देखिए क्या बात है, किस बात पे हंसी आ रही है। देखिए दूसरा तरीका, पहले क्या पारंपरिक अभी खत्म हुआ ना, दूसरा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। कितने लोगों को पता है उत्परिवर्तन? देखो, हालांकि हमने ना अभी अभी आम का जो एग्जाम्पल दिया है, बस केवल इस आधार पे दिया है, किस आधार पे, हमने उत्पादकता के आधार पे, ठीक है। अब जरा उसमें सोच के देखो, रोग प्रतिरोधकता के आधार पे भी जरा सोच के देखो। अभी जो आम वाला हमने पारंपरिक तरीका देखा है ना, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास ना आम का ही पौधा है, ठीक है, या फिर कोई और भी एक पौधा है। अच्छा, उससे पहले एक बात ये बताओ कि मान लो एक बच्चा ना मतलब बहुत अच्छे खासे अमीर घर से, ठीक है, और एक हम लोग, ठीक, मिडिल क्लास, ठीक। अब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति है जो हमारे लिए मतलब किसी के लिए उचित नहीं है, ठीक। या मान के चलो कि जंगल में ले जाके छोड़ दिए एक हम लोगों को, एक मान लिया जाए अंबानी के घर के लड़के को, कौन आए, मतलब क्या हुआ, कौन सा वीडियो? हाँ तो आया था, अरे छोड़ो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं बस क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक मान लिया जाए कि हम लोग हो गए और एक बहुत अच्छे खासे अमीर घर का एक लड़का हो गया, ठीक है, और उन दोनों को उठा करके जंगल में छोड़ दिया जाए, कौन वहां पे अपने आप को जीवित रख पाएगा? हम लोग। रीजन क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस हर परिस्थितियों को झेले, है ना, और वो क्या है, केवल अनुकूलित परिस्थिति में रहा होगा, क्योंकि वो अच्छे खासे घर से एसी में रहा होगा, जब समय मिला तब खाना मिल गया होगा, जब जो इच्छा की तब उसको मिल चुका होगा, यानी कि वो अनुकूलित परिवेश में रहता। हम लोग के लिए क्या हर जगह अनुकूल होता है क्या? नहीं, हम लोग अपने आप से ढाल लेते, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें बच्चा, इसको थोड़ा साइड में रखना, और एक बात करें कि जैसे एक ऐसा पादप
जिसको स्वयं हम लोग उगा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा प्लांट जिसको हम लोग उगा रहे हैं अपने हिसाब से, और एक है जंगली। जैसे याद करना मेंडल साहब का चैप्टर था क्या, ठीक है, तो एक मटर ऐसा था जिसको हम उगा रहे थे, उसको क्या बोला था, गार्डन भी उद्यान मटर, ठीक है, और एक जो था वो क्या था, जंगली मटर था। अब दोनों में बताओ बच्चा कि किसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, जंगली वाले की। कौन ज्यादा से ज्यादा विषम परिस्थिति को झेल पाएगा, जंगली वाला झेल पाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे जैसे अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था, आम का लिया था, ठीक है, तो आम का एक पौधा हमारे पास है और एक आम का पौधा क्या है, जंगली है। अब किसके पास ज्यादा से ज्यादा विषम परिस्थिति को झेलने की क्षमता होगी, जंगली वाले पौधे की। यानी कि अगर हम ऐसे में क्रॉसिंग लेते हैं तो अगला जो पीढ़ी आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, बेस्ट किस आधार पे हो सकता है, उत्पादकता के आधार पे हो सकता है, उसकी मजबूती अच्छी हो सकती है, उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति को झेलने के लायक भी हो जाएगा ऐसा ना। चलो, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या था, एक पुराना तरीका था, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें बेस्ट तो मिलता है लेकिन समय काफी लगता है और इसमें चांसेस होते हैं, और हमें क्या चाहिए भाई, पादप प्रजनन कराना है, हमें तो बेस्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन गारंटी के साथ चाहिए, ठीक है। तब हमने क्या देखा, म्यूटेशन, ठीक है। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि बताएगा क्या, अचानक से आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस प्रवेश कर गया, ठीक है, वो जाकर के क्या उसके टी हेल्पर सेल को मार देगा, क्या मार देगा, क्या मैं इसको उत्परिवर्तन कह सकता हूं, ठीक है। कोई रोगाणु मेरे अंदर चला गया, कोई जीव मेरे अंदर चला गया, वो जाकर के मेरे अंदर कुछ विषैले पदार्थ बना रहा है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल बना रहा है, तो क्या मेरा प्रतिजैविक उस पर कार्य करेगा क्या, ठीक है। उससे पहले मेरा प्रतिजैविक कार्य नहीं कर रहा था, अब मेरा प्रतिजैविक काम करेगा, क्या मैं इसको उत्परिवर्तन कह सकता हूं, अचानक से ही तो आ रहा है ना, ठीक है। उत्परिवर्तन का, म्यूटेशन का मतलब ही क्या होता है कि अचानक से आया हुआ परिवर्तन, कि भाई अगर कोई भी परिवर्तन है और यदि वो अचानक से हमारे अंदर दिख रहा है या किसी जीव के अंदर दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा या फिर आपका उत्परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अब ना हमने क्या करना है, एक तकनीक अपनाना है, कौन सा, म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करा सकते हैं, पादप प्रजनन करा सकते हैं। पादप प्रजनन के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, बेस्ट। ये कैसे होगा समझिएगा। हम चले अपने कहां पे, लैब में, ठीक है, और हमने कोई पादप ले लिया 100 200 या चलो 1000 ले लिया हमने, कोई 1000 पादप ले लिया, ठीक है, और हमें इसको बनाना है शक्तिशाली, ठीक, यानी कि मान लिया जाए हमको क्या करना है, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता लेकर के आनी है। मान लो किसी एक स्पेशल रोग से ही क्षमता इसके अंदर लेकर के आनी है, ठीक, तो हमने एक रोग भी ले लिया। अब क्या करेंगे, ये रोग जो है, या मान लो कोई रोग के रूप में क्या ले लिया, एक बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। सामान्यतः जो साधारण पौधे हैं वो अगर इस बैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो वो सामान्य पौधे नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है कि म्यूटेशन तकनीक का, उत्परिवर्तन का इस्तेमाल करके इन 1000 पौधे में से किसी एक में क्या कर देना है, इस रोग से लड़ने की क्षमता को ला देना है, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारा एक पौधा था, वो बाहर से कोई उसके अंदर रोग चला गया, वो मर जा रहा था, नष्ट हो जा रहा था, हमने उसको बचाने का प्रयास किया और कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया था, पारंपरिक। जंगल से एक पौधा खोज के लाएंगे, फिर उनके बीच में संकरण कराएंगे, 100-50 पौधे बनेंगे, फिर उसको उगाएंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो उस रोग से लड़ पाएगा, उसके अंदर क्षमता आ जाएगी, लेकिन इसमें समय काफी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगाना है, समय बहुत कम यूज करना है, बहुत कम यूज करना है। कैसे करेंगे, देखिए, तो हमने 1000 पौधे ले लिए या 100 पौधे ले लिए, ठीक है, 100 पादप ले लिए, और वो रोग भी ले लिया जिससे वो पादप क्या हो जा रहा था, मर जा रहा था, ठीक। आइए बैक्टीरिया या फिर ये वायरस को उठाया और इन 100 के 100 में डाल, ठीक है। क्या ये इस रोग से संक्रमित हो जाएंगे क्या, ठीक है। ये 100 के 100 पौधे क्या हो गए बच्चा, संक्रमित। क्या ये संक्रमित होते ही मर जाएंगे, क्या इनके अंदर भी कुछ तो लड़ने की क्षमता होगी ना, कुछ हद तक लड़ेंगे ना, नहीं लड़ पाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे लड़ रहे हैं, लड़ने के क्रम में इन पादपों में आएगा क्या बच्चा, परिवर्तन।
समझे? उसी आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? उत्परिवर्तन। सपोज कि किसी एक पादप में भी ऐसा उत्परिवर्तन आया, ठीक है, कि वो पादप क्या हो गया? जिंदा रह गया, तब तो अपना काम हो गया ना। बस अपना तो यही करना था हमें, जबकि इससे पहले हमारे पास पुराने तकनीक थे, पुराने तरीके से काफी समय लग जा रहा था। ठीक, तो हमने सहारा लिया किसका? उत्परिवर्तन का। जिस रोग के प्रति हमें क्षमता चाहिए थी वही रोग उठाया और डाल दिया सब में। सब डाल सकता है कि सब का सब मर जाए, फिर नेक्स्ट टर्म में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पौधा लाना, उसमें रोग डालना, इसमें कितना समय लगेगा? बहुत कम। ठीक है, रोग हमने उठाया, रोग उठा करके डाल दिया, उसके बाद सारे के सारे लड़ रहे हैं, अपने अंदर उत्परिवर्तन ला रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि हम उस रोग से क्या हो जाए? बच पाए। शायद उसमें से कोई एक आधो पौधा ऐसा हो जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से उत्परिवर्तन आ जाएगा कि वो क्या कर पाएगा? अपने आप को जिंदा रख पाएगा। और जो पादप जिंदा रख पाया वो बच्चा लेकर के आएंगे, वो हमारा क्या होगा? बेस्ट होगा। अब कुछ नहीं कराना है, अब बार बार क्या कराएंगे? इनमें स्वपरागण। संभव है क्या? बार बार स्वपरागण कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं एक प्योर लाइन मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? अब इससे जितनी पीढ़ियां बनाएंगे हम, सारे के सारे पीढ़ियों में इस रोग से लड़ने की क्षमता होगी कि नहीं होगी? तब तक होगी कि जब तक कोई बाहरी पौधा आकर के इसके साथ क्या नहीं करता है? प्रजनन नहीं करता है। तब तक कोई बाहरी लक्षण आएगा इसके अंदर? नहीं आएगा। तब तक इसकी प्योरिटी बनी रहेगी। क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक है, तो पारंपरिक तरीके में क्या है? समय लगता है। पारंपरिक तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन काफी समय लगता है पारंपरिक तरीके से हमें किसी प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में या कोई लक्षण को लाने में। जबकि यदि हम म्यूटेशन का सहारा लेंगे तो म्यूटेशन की सहायता से क्या हो जाएगा? वही काम काफी तेजी से हो जाएगा। पादप प्रजनन में आ जाइएगा बच्चा सभी लोग। ठीक है, ठहर जाइए, आराम से लिखने वाला काम करिएगा। पहले बार बार कहते समझ लीजिए। देखिए, पादप प्रजनन में हमने कहीं ना कहीं क्या देखा कि बस पादप प्रजनन क्या है? तो भाई अच्छी हमें क्या करनी है? उन्नत की या फिर उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त करने हैं, उसके लिए जो तरीके अपनाएंगे हम उसको क्या कहेंगे? पादप प्रजनन कहेंगे। चलो, पहला बिंदु। फिर दूसरा आया था कि क्यों करते हैं पादप प्रजनन? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ हमें क्या करना है? खाद्य उत्पादन भी बढ़ाना है, इसलिए कहीं ना कहीं क्या कराते हैं बच्चा? पादप प्रजनन कराते हैं। फिर आएगा कैसे, वो बात करते हैं इसके बाद। चलिए देखिए क्या दे रखा है भाई पादप प्रजनन में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें एक वर्ड आ रहा है कि हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा हम पौधे का प्रजनन करा रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रही है? उच्च क्वालिटी का पौधा मिल रहा है जो ज्यादा से ज्यादा उत्पाद दे रहा है। इसी सब तरीकों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम लोग? आपका हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में कहने वाले या हरित क्रांति को लाने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जो कि विश्वव्यापी है, उनका नाम क्या है? आपका नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति लाया। सबसे पहले जीवों में, मतलब कि पादपों में क्या कराया? इन्होंने प्रजनन कराया, नई नई वैरायटी को लेकर के आए। कौन थे वो? नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, इनका नाम भी दे रखा होगा आप में, नेक्स्ट पैराग्राफ में शायद होना चाहिए। नहीं दिया है मत कहो, 100% मिलेगा। किसी एक पैराग्राफ में जरूर उनका नाम होगा, नॉर्मन बोरलॉग। और शायद एसएम स्वामीनाथन का नाम नहीं है। चलो, ये तो हुआ आपका हरित क्रांति। उसके बाद अब देखिए, पादप प्रजनन जो है हम कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं का जवाब मिल गया। कैसे कराते हैं के लिए ना कुछ बिंदुएं दे रखी है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या दे रखा है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या है बच्चा? परिवर्तनशीलता का संग्रहण। देखिए, आपको जो समझाना था हमने समझा दिया, बारी बारी से समझते हैं बुक के हिसाब से। तो सबसे पहला है आपके पास पादप, कहां गया जी? हाँ, मिल गया। क्या है आपकी? परिवर्तनशीलता का संग्रहण। अब ये जो है ना, ये जो कुछ स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं? आपके पारंपरिक तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पारंपरिक तरीके के अनुसार हमें क्या करना है? तो सबसे पहले परिवर्तनशीलता का संग्रहण करना है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो चेंजेस को हमें काउंट करने, या फिर हमें क्या करना है? पता लगाना है। क्या पता लगाना है भाई? तो कोई भी पादप है, हमें उसके अंदर यह पता लगाना है कि कौन सा ऐसा पादप है, या फिर जो भी जाति पर हम काम कर रहे हैं, जिस पादप पर हम काम कर रहे हैं, उसकी कुछ ऐसी वेराइटीज पता लगानी है, या फिर उसके कुछ ऐसे पादप पता लगाने हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं? चेंज आने पर अपने आप को भी बदल लेते हैं वो। अब सोचो जरा कि गर्मी आया और आपने यदि अपने आप को बदल लिया तो क्या बच जाओगे? नहीं बदले तो मर जाएंगे, या फिर हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक, तो
सबसे पहले क्या करना है कि भाई परिवर्तनशीलता को संग्रहित करना है, यानी कि कुछ ऐसे पादप हमें पता करने हैं जो कि अपने अंदर क्या लेकर के आते हैं, चेंज, बदलते मौसम के अनुसार, बदलते रोगों के अनुसार अपने अंदर क्या लेकर के आ जाएंगे, चेंज लेकर के आ जाएंगे, परिवर्तन लेकर के आ जाएंगे। और जो परिवर्तन ला पाएगा वो तो जिंदा रहेगा, जो परिवर्तन नहीं ला पाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें उन पादपों का क्या करना है, संग्रहण करना है, जो समय के साथ या फिर वातावरण के अनुसार अपने अंदर क्या लेकर के आते हैं, चेंज लेकर के आते हैं, परिवर्तन। एक एग्जांपल दिया ना अभी कि एक अमीर बच्चा है और एक हम लोग हो गए, तो हम लोग वहां पे सरवाइव कर पाएंगे और वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कभी परिवर्तन नहीं ला पाएगा, हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कुछ खाने को नहीं मिला तब भी हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है तब भी हमारा शरीर क्या करेगा, चेंज कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा, जबकि वो तो चारों सालों भर क्या रहा है, एसी में रहा होगा, ठीक है, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें उन पादपों को ध्यान देना होगा जो मौसम के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार क्या करते हैं, अपने अंदर चेंज लेकर के आते हैं। चेंज लेकर के आ रहे हैं मतलब कि उनके अंदर क्वालिटी है। दूसरा बिंदु क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, यानी कि इनके जो पेरेंट्स होंगे उनके बारे में भी पता लगाने हैं। इनके जो जनक होंगे इनका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई हमें उनको रेटिंग करनी है, उनका पता लगाना है, उनके बारे में सारे लक्षण देखने हैं हमें, ठीक है। मान लिया जाए कि हमने एक पादप को देखा यहाँ पर और उस पादप ने क्या किया था, बार बार अपने अंदर चेंज ला रहा था, ठीक है, हमने इसको अपने लिस्ट में शामिल कर लिया कि ये बहुत बढ़िया पादप है, गर्मी के हिसाब से बदल लेता है, ठंडे के हिसाब से बदल लेता है, कोई रोग आता है तब भी अपने अंदर चेंज लेकर के आ जाता है। फिर हमने क्या किया, इसके जनक को भी ध्यान दिया, जनक को भी कहीं ना कहीं पता लगाया, इसके बारे में इसके जो भी लक्षण है हमने देख लिया। तीसरा बिंदु देखिए क्या है, फिर चयनित जनकों के बीच संकरण कर देना। अब जो भी हमने चयन किया है, यानी कि इन सब में जिनमें चेंज आ रहा था उनमें से कहीं ना कहीं हमने इनमें क्या किया है, कुछ ऐसे जनक पता लगाए हैं जो कि क्या है, और भी बेस्ट, उनके लक्षण हमने सब कुछ पता कर लिया है। अब इसमें क्या करा देंगे बच्चा, तीसरी बार में क्रॉसिंग करा देंगे। मान लिया जाए कि बहुत सारे पौधे लिए, बहुत सारे पौधे को देखा तो सब में क्या आ रहा था, चेंज। इनमें से भी हमने क्या किया, बेस्ट का पता लगाया, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, जनक, ठीक है। अब जनक इसलिए कहा क्योंकि इनसे भी क्या लेकर आएंगे, इनकी अगली पीढ़ी को लेकर के आएंगे, इसलिए बोल दिया जनक। अब सिंपल सा मान लो कि यहाँ पे 1000 पादप लिया, 1000 पादप में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। इसमें से हमने कुल मिला जुलाकर 100 ऐसे पादप खोजे जिनकी रेटिंग क्या है, बहुत अच्छी है। जैसे आप कोई वीडियो को या फिर कोई काम करते हो, रेटिंग करते हो क्या आज के डेट में, ठीक है, कोई सामान खरीदते हो फ्लिपकार्ट से या कहीं भी, तो लास्ट में आता है कि रेटिंग करने के लिए 5 स्टार दोगे, 3 स्टार दोगे, होता है। तो वैसे ही हमने 1000 पादपों को सबसे निकाल लिया, उसमें से 100 की रेटिंग हमारे हिसाब से क्या है, बहुत अच्छी है। अब इनके बीच में क्या कराएंगे बच्चा, हम संकरण कराएंगे, यानी कि क्या लेने वाले, हम क्रॉसिंग करने वाले हैं इनके बीच में। तो ये हो गया हमारे लिए जनक। मान लिया जाए कि एक ए हुआ और एक बी हुआ। अब इससे मान लिया जाए क्या आ जाएगा बच्चा, ए बी, ठीक। आइए चौथे स्टेप पे, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। अब हमारे पास जो पीढ़ी आएगी, एक तो नहीं आएगी, बहुत सारी आएगी, ठीक है। अब इनमें से भी हमें क्या निकाल के रख देना, हमें बेस्ट। देखो कोई एक ही बेस्ट होता है ना, सारे लोग तो बेस्ट नहीं हो सकते। हमने यहां पर कर लिया, इनके बीच में क्रॉसिंग करा दिया, इनमें से जो इनकी अगली पीढ़ियां आई है, जो F1 आया है, इनमें से भी हमने क्या चुन लिया है, बेस्ट। अगला स्टेप, अब क्या करना है भाई, तो नए कंसड़ों का परीक्षण, उसके बाद क्या है कि निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। अब सोचो इतना मेहनत किया, अब मेहनत करने के बाद बिजनेस तो करना है ना, अब क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग, कितना स्टेप हुआ था, 4। अब उसके बाद लास्ट 5वां स्टेप क्या हो जाएगा बच्चा, हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अब इनसे क्या करेंगे, हम व्यापार करेंगे। देखो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, हार्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सा कि हमें क्या करना है भाई, पादप प्रजनन कराना है। क्यों कराना है, इतना पता चल गया, क्या है पादप प्रजनन वो भी पता चल गया, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब इसके लिए कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक है। मान लो धान की खेती करते हैं, धान की खेती कितना करेंगे, 10 बीघा खेती का, 10 बीघा का धान हम ही थोड़ी खा जाएंगे, नहीं ना, उसको कहीं ना कहीं किसके लिए यूज कर रहे हैं, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। और जब बात बिजनेस की आ गई है तो हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा पौधा बनाना होगा जो ज्यादा से ज्यादा क्या दे, हमें धान का बीज दे,
ठीक है, यानी कि उत्पादकता उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, बहुत सारे हमारे पास बीज थे, उनमें से हमने कुछ ऐसे को उठाया जो कि अपने अंदर बार बार परिवर्तन लेकर के आ रहे थे। ठीक है, फिर इनमें से भी हमने छांटा, ऐसे जनक को छांटा जो कि इन 1000 में से क्या थे, बेस्ट थे। तो बेस्ट को छांटा तो हमें मिल गया कितना, चलो 100 मिल गया कि 1000 में से 100 बेस्ट थे। फिर उसके बाद हमने इन 100 के बीच में क्या करा दिया बच्चा, क्रॉसिंग करा दिया। तो जो अगली पीढ़ी आएगी वो क्या इस 100 से भी बेस्ट होगी क्या, बिल्कुल। जब हम बेस्ट टू बेस्ट प्राप्त कर चुके हैं, लास्ट में इनकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी, तो उठा के क्या कर देंगे, बेच देंगे, जाके पैसा कमा लेंगे। तो ये क्या था, एक ऐसा तकनीक था जिसको हम बोलते हैं क्या, पारंपरिक तरीका। इसमें काफी थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन हमें क्या करना है भाई, तेजी से काम करना है। ठीक है, पहले पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, क्या करे। अरे बाबू चैप्टर ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अभी पारंपरिक तरीके को ही भूल जाओ, छोड़ दो पारंपरिक तरीका, अभी मत लेकर आओ। जब रोग प्रतिरोधक पढ़ेंगे ना, वहां पर लेकर के आएंगे पारंपरिक तरीका, छोड़ दो। अभी फिलहाल कि भाई पादप प्रजनन, हमको पैसा कमाना है तो करेंगे पादप प्रजनन, कैसे करेंगे वो तरीका देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आगे पारंपरिक सब इसमें छोड़ दो, अभी कुछ मत लेकर के आओ। इन 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पादप प्रजनन कर सकते हैं आसानी से। देखो फिर आया इसमें किसका बात, नॉर्मन बोरलॉग का। देखिए आगे कि नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने क्या किया था कि गेहूं का सेमी ड्वार्फ वेराइटी बनाया था। इसको कहते हैं क्या, अर्धवामन। ठीक है, अर्धवामन का मतलब समझते हो, हाँ बिल्कुल। यानी कि ना क्या हुआ था, नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की एक वेराइटी बनाई थी। तो गेहूं के पौधे कुछ काफी लंबे थे और कुछ काफी छोटे थे, इन दोनों के बीच में ही क्रॉसिंग करा दिया किसने, नॉर्मन बोरलॉग ने। अब देखा उन्होंने ना कि जो ज्यादा लंबा है उसका फसल बहुत अच्छा है, जो कम मतलब हाइट में जो कम है उसका फसल उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने दोनों का आपस में ही क्रॉसिंग करा दिया। तो क्रॉसिंग कराने के बाद उनको एक ऐसा पीढ़ी मिला जो ज्यादा ना तो लंबा था ना ही छोटा था, वो बीच वाला था, सेमी ड्वार्फ था, अर्ध बौना था। बामन मीन्स क्या होता है, बौना, आधे तरीके से क्या था, वो बौना था। और जो पौधा आया उसमें देखा ना कि गेहूं बहुत अच्छा लग रहा है, फसल बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो गेहूं की एक वेराइटी बनाई थी किसने, नॉर्मन बोरलॉग ने। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। किस्म का विकास किया, यह उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखाएं तथा सोनालिका तथा कल्याण सोना विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र में प्रयोग किया गया। अब देखिए भारत में भी कहीं ना कहीं क्या किया गया था, गेहूं की कुछ वेराइटियां बनाई गई थी उस समय, याद रख लीजिएगा कौन, सोनालिका और कल्याण। जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको बच्चा, सोनालिका और कल्याण। हाँ भाई कल्याण सोना। अच्छा एक ना गोल्डन राइस सुने हो, गोल्डन राइस जो होता है किस मामले में सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण रखता है, गोल्डन राइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, गोल्डन राइस इतना महंगा क्यों मिलता है, ये बताएगा। पढ़े तो हैं, हमें भी पता है। गोल्डन राइस में ऐसा क्या होता है, याद रखना, भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। आए सुनहरे चावल, सोनाचूर, माथा गरम है क्या तुम्हारा, अरे वो थोड़ा सा ना सुनहरे रंग का होता है, थोड़ा सा मतलब कि गोल्डन कलर का होता है, सोने की तरह नहीं होता है, हल्का सुनहरे रंग का होता है वो चावल, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं, सुनहरे चावल कहते हैं। उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे देखिए, ये भारत में खोजा गया था कौन, सोनालिका और आपका कल्याण सोना। उसके बाद आप ये भी अच्छा एक मिनट, ये करने वाले कौन थे आपके, गेहूं के अर्धवामन किस्म लाने वाले कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और उसके बाद हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, थोड़ा सा उन्होंने कॉपी कर लिया था। ठीक है, हाँ बस क्या हुआ था कि नॉर्मन बोरलॉग ने केवल गेहूं की एक वेराइटी बनाई थी। ठीक है, तो गेहूं की वैरायटी किसने बनाई थी, नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है, अब इस गेहूं की वैरायटी का नाम था मैक्सिकाना।
ठीक है। अब इसलिए मैक्सिकाना नाम पड़ा था ना, क्योंकि ये जो काम किए थे मैक्सिको में किए थे, मैक्सिको के एक रिसर्च सेंटर में काम किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, इसीलिए इस गेहूं की वैरायटी का नाम क्या था, मैक्सिकाना। अगर याद रहे तो रख लीजिएगा, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैक्सिकाना इस वैरायटी का नाम है जिसको उत्पादित किया था या जिसको बनाया था किसने, नॉर्मन बोरलॉग ने। कहां पे बनाया था, मैक्सिको में बनाया था, इसीलिए उस वैरायटी का नाम क्या था बच्चा, मैक्सिकाना। ठीक। अब इस वजह से आपके नॉर्मन बोरलॉग साहब को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इन्हीं के देखा देखी, अब हालांकि इसका कोई क्लियर डेटा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा था, कुछ लोग कहते हैं कि आपके किसने, नॉर्मन बोरलॉग ने, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में किसका नाम है, नॉर्मन बोरलॉग का। तो हम लोग भी क्या पढ़ेंगे, नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था कि मैक्सिकाना यानी कि गेहूं की एक ऐसी वैरायटी पैदा की थी जो कि ना तो ज्यादा लंबा था ना ही ज्यादा छोटा था, उसको कहते हैं सेमी ड्वार्फ वैरायटी यानी कि अर्ध वामन। ठीक है। तो अब इसी के देखा देखिए हमारे कौन, एस.एम. स्वामीनाथन, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया कि सेम टू सेम अर्धवामन गेहूं बना दिया, लेकिन उन्होंने ना एक चीज एक्स्ट्रा कर दिया कि गेहूं के साथ साथ उन्होंने क्या बना दिया था, चावल यानी कि धान की भी बता दी थी वैरायटी। वो भी कैसा बनाया था उन्होंने, अर्धवामन बनाया था। ये सब बिंदु आपके याद करने लायक है। देखो क्या है आपका, गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया अर्धवामन धान की किस्मों। देखो यहां पे अंडरलाइन जरूर करिएगा, IR8 ये अर्धवामन धान है, IR8 तथा थाईचुंग नेटिव फर्स्ट ये ताइवान से बना है और एक फिलीपींस में बना है। और उसके बाद देखिए जया तथा रत्ना मिला, ये स्वामीनाथन है भाई आपके, जया और रत्ना का खोज किए थे। जया और रत्ना देखिए अर्धवामन धान की किस्म है। पहला आपका IR8 ये कहां पे बना था, आपका फिलीपींस में बना था। उसके बाद थाईचुंग नेटिव फर्स्ट ये कहां पर बना है, आपका ताइवान में बना है। ठीक है। और उसके बाद भारत में हमारे किसने बनाया है, आपके एस.एम. स्वामीनाथन ने, उसका नाम क्या है बच्चा, जया और रत्ना, याद रख लीजिएगा इसका नाम। ठीक है। चलो तो ये तो हुआ धान और गेहूं से संबंधित। अब उसके बाद क्या, गन्ने के बारे में भी है ना। चलिए अब गन्ने में जरा देखिएगा कि गन्ने की ना दो वैरायटी है। जैसे सबसे पहले आपका कौन, सैकरम बावरी, हालांकि बारबरी दे रखा है यहाँ पे, बावरी होता है, कोई नहीं बारबरी याद रखिए, सैकरम बारबरी। और उसके बाद दूसरा कौन सा है आपका, सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक। अब इनमें दोनों की अगर बात करें तो एक होता है उत्तरी भारत में, दूसरा होता है दक्षिणी भारत में। अब उत्तरी भारत वाले को दक्षिणी भारत में लाएंगे तो कभी नहीं होगा, दक्षिणी भारत वाले को उत्तरी भारत में लाएंगे तो कभी अपनी उत्पादकता नहीं दिखा पाता। लेकिन हम ठहरे का भारतीय जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट, क्या किया कि जो गन्ना उत्तरी भारत में हो रहा था और जो गन्ना दक्षिणी भारत में हो रहा था, दक्षिणी वाला कभी उत्तरी भारत में उत्पादकता नहीं दिखा रहा था और उत्तरी वाला कभी दक्षिणी वाले में नहीं दिखा रहा था, दोनों को लेके आपस में क्रॉस करा दिया। अब दोनों का क्या हो गया, दोनों जगह पर जाके अपनी क्या दिखा सकता है, उत्पादकता दिखा सकता है। यानी कि हमने क्या करा भाई कि एक उत्तरी भारत में होने वाला था, दूसरा दक्षिणी भारत में होने वाला था। ठीक है। एक यानी कि आपका क्या हो गया, वेस्ट, दूसरा साउथ। तो ये दक्षिण वाला केवल दक्षिण में ही अपनी उत्पादकता दिखाता था, उत्तर वाला उत्तरी भारत में उत्पादकता दिखाता था। दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा दिया, यानी कि जो इसका अगला पीढ़ी आया वो उत्तरी भारत में भी उत्पादकता दिखा सकता है और दक्षिणी भारत में भी दिखा सकता है। हाँ, के साथ साथ क्या है हमारे पास, एक म्यूटेशन का तरीका है। ठीक है। दोनों का दोनों आपको समझाया है कि पुराने तरीके में क्या करते हैं हम लोग, तो हमारे पास मिटा देते हैं इसको ना, थोड़ा सा जाकर के पढ़ा करिए घर पे, तब जाकर के कुछ बातें क्लियर होंगी। अब बिल्कुल हमारे भरोसे रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। हमारा काम केवल समझाना है, आपके दिमाग में कैसे फिट होगा वो आप समझते हैं। देखिए अब अगला ही टॉपिक हमारा यार क्या कि भाई हमें ऐसा प्लांट बनाना है, ऐसा पादप बनाना है हमें जो कि क्या होगा, किसी भी रोग से लड़ पाएगा, यानी कि ये डिजीज से लड़ पाएगा। अब ये बनाने के लिए हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। सबसे पहला पारंपरिक और दूसरा क्या है हमारे पास, उत्परिवर्तन। अब पारंपरिक कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि प्रिमिटिव, ठीक है, या फिर ओल्ड मेथड है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास क्या, एक म्यूटेशन का तरीका है। तो ओल्ड मेथड में क्या करते हैं, पहले ही बताया आपको,
कि अगर हमारे पास कोई एक पादप है, कोई भी एक प्लांट है, और हमें क्या लेकर के आनी है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता लेकर के आनी है। ये ओल्ड तरीका है, और ये हो गया क्या, म्यूटेशन। देखो एक प्लांट हो गया हमारे पास, और इसके अंदर ना रोग से लड़ने की क्षमता नहीं मिल रही है। कुछ नहीं करना है भाई, हम इसी वैरायटी का क्या करेंगे, एक ऐसा प्लांट खोज लेंगे, एक ऐसा पादप खोज लेंगे जो जंगली होगा। ठीक है, जंगली होगा तो जाहिर सी बात है कि वो 10 तरह के रोग से लड़ने की क्षमता रखता होगा। ठीक, और दोनों के बीच में क्या करा देंगे हम लोग, क्रॉसिंग करा देंगे। यहां से जो F1 आएगी वो चांसेस बनते हैं कि वो क्या कर पाएगी, रोग से लड़ पाएगी। लेकिन यहाँ पर केवल चांस बनते हैं, चांस के साथ साथ ये पता करने में कि कौन सा इसका अगला पीढ़ी रोग से लड़ पा रहा है, इसमें समय क्या हो जाएगा बच्चा, काफी लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। क्या करेंगे, तो हमने अपने हिसाब से मान लो 100 पौधे ले लिए, और 100 पौधे में क्या डाल देंगे, वो रोग डाल देंगे, जिससे हमें क्या करनी है, क्षमता पैदा करनी है। और रोग डाल देंगे तो 100 के 100 पौधे में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, तो परिवर्तन आएगा। सारे लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, और उसमें से कोई एक ऐसा पादप निकल जाए हमारे लिए जो कि अपने आप को यहाँ पर बचा लिया, तो हम उसी पादप से क्या करेंगे, उसी की पीढ़ी को केवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं हमें क्या करने के लिए, तो ऐसा पादप बनाने के लिए, ऐसा प्लांट बनाने के लिए जो कहीं ना कहीं विषम से विषम परिस्थिति यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रख पाए। ठीक है, देखिए एक 9.1 में कुछ चार्ट दे रखा है क्या, देखिए कुछ ऐसे इसमें किस्में दे रखी हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या है बच्चा, डिजीज से लड़ने की क्षमता रखता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। जैसे गेहूं की एक वैरायटी है क्या आपकी, हिमगिरी, याद जरूर रखिएगा इनमें। अब कौन से रोग से लड़ने की क्षमता रखता है, तो देखिए आपको साफ साफ दे रखा है क्या, कीट, यानी कि कुछ कीट है। उसके बाद हिलवट, ये क्या है, एक जीवाणु है। वैसे ही सरसों का पौधा है, फूल गोभी है, लोबिया है, मिर्च है, ये सारे के सारे पौधे का कहीं ना कहीं ये पता है कौन से तरीके से, जरूर इसमें आप कहीं दिया है कि नहीं दिया है, ये पारंपरिक तरीके से बताया गया था। ये जो चार्ट, ये जो पौधे तैयार किए गए हैं पुराने मेथड से तैयार किए गए हैं, लिख लीजिएगा जरूर कहीं चार्ट में अगर मेंशन नहीं है तो। ये वैसे पादप हैं जो रोग से लड़ सकता है। ठीक है, और इनको कैसे तैयार किया गया है, पारंपरिक तरीके से, पुराने तरीके से तैयार किया गया है इनको। इनसे सवाल बनते हैं आपके, एक आध सवाल जरूर आ जाते हैं। लोबिया, जैसे आपने वो लोबिया खाने के लिए वो आप बीज है एक प्रकार से, कैसे आपको एग्जांपल दे, आपने वो क्या बोलते हैं जी, बीन्स कहते हैं, राजमा देखा है, राजमा, ठीक है, तो राजमा के जैसा ही होता है। ठीक है, उसको कहते हैं लोबिया। अब लोबिया कहते हैं, हमने खाया भी है लोबिया, बशर्ते अब आप लोग सर्च करना जाकर के, लोबिया मिल जाएगा आपको। अब देख लेना कि आप उसको क्या कहते हो, लोबिया, जाकर के सर्च करिएगा, देखिएगा, हमने तो खाया है लोबिया, राजमा के जैसा थोड़ा सा होता है। ठीक है, अब लोबिया सर्च करना, देखना जो पिक्चर आएगा, और ये देख लेना कि क्या आप उसको क्या कहते हो, क्योंकि हर कोई ना 10 तरीके से एक ही चीज का 10 गो नाम रखा है। ठीक है, चले, ये दोनों का दोनों तरीका क्लियर हुआ। क्या है कि भाई पारंपरिक तरीके से हमें, ओल्ड तरीके से, प्रिमिटिव तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता लेकर के आनी है। दूसरा हमारे पास क्या है, म्यूटेशन, कि हम जानबूझकर रोग डाल देंगे तो कहीं ना कहीं एक में तो कोई ऐसी क्षमता आ जाएगी, आ गया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट पादप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका 9.2.3, मिला नहीं मिला 9.2.3? ठीक है, वहां पे क्या दे रखा है भाई, कीटनाशक, है ना, यानी कि यहां पर अब हमें एक ऐसा पादप तैयार करना है जो किससे बच सके, कीटनाशक नहीं, कीट से बच सके, यानी कि ऐसा पादप तैयार करेंगे जो कीटनाशक होगा।
या कीटनाशी होगा, उससे कीट से उस पादप को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि यहां पर हम एक ऐसा प्लांट बनाने वाले हैं जिस पर इंसेक्ट का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्या पौधे पर कीड़े लग करके उस पौधे को खा जाते हैं? क्या पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं? ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे पादप जैसे आपका लौका हो गया, नेनुआ हो गया, ठीक है, इसी पर आपके कीड़े लग जाते हैं, उसकी पत्तियों को खा करके क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ये इसकी पत्तियां पूरा खा पी कर इसको खत्म कर देंगे, चाल देंगे, है ना, कह देते हैं हम लोग ये लोकल भाषा में कि पूरा पत्ती चाल दिया, तो पौधा खराब हो जाता है हमारा। ठीक, यानी कि हमारे इस पादप में किससे लड़ने की क्षमता नहीं है? इंसेक्ट से, कीट से लड़ने की क्षमता नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे पादप भी हम बना सकते हैं। अब ये सब बनाएंगे हम लोग बच्चा कहां पर? बायोटेक में। इस टॉपिक को मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, इस टॉपिक को यहां ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि यहां जाकर भी आपको नहीं समझा पाएंगे बायोटेक। ठीक है, तो हम बस इतना याद रखना कि ये वापस आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि बायोटेक वाले चैप्टर में। वहां पर कुछ ऐसे पादप हम तैयार करेंगे ना। ये क्या हो रहा है? टाइम हो गया जाने का, तो ध्यान कहां जा रहा है सबका? दांत चिपोरना चालू कर दोगे नेक्स्ट चैप्टर में, सबका बात बता रहा है। इतना एंजाइम याद करना है ना कि बुद्धि फ्रेश हो जाएगा तो सब लोग का। तो आओ तो सही बायोटेक में। अब बायोटेक से सेकेंड ईयर में इतना अच्छा खासा सवाल पूछता है ना कि एकदम सब हरियर आ जाओगे एकदम, समझे? तो वाट लगने वाला आपका इस चैप्टर में, एकदम वाट लगने वाला है। अब कैसे लगेगा? आने दो। बिल्कुल लगा था, अपने उसी एक्सपीरियंस से तो बता रहा हूं आपको। अच्छा एक बात बताना कि जब भी मैंने किसी चैप्टर को कहा है कि बच्चा ये चैप्टर थोड़ा सा प्रेशर वाला है, क्या रहा है कि नहीं रहा है ना? अच्छा, उन लोगों के लिए नहीं रह पाता है जो लोग शुरू से लेकर के फर्स्ट डे से लेकर के एंड डे तक, यानी कि लास्ट डे तक एकदम अच्छे से पढ़ पाते हैं। उन लोगों के लिए जब कठिनाई भरा होता है तो वो लोग का क्या होगा जो 4 दिन गैप मार देता है बीच में। और खूब भी पता है आपको सर कैसे हूँ बिछवा वाला पढ़ा दीजिए, मैंने जो नहीं हो रहा है, क्या करे भाई? तो आएगा ये बायोटेक में। फिलहाल हम लोग समझ लें कि होता क्या है। तो हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास मेरा अपना प्लांट है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे इस पर कीड़ा आ रहा है ये बेचारा खराब हो जा रहा है, इस कीड़े की वजह से इस पर नुकसान पहुंच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस पौधे के अंदर एक ऐसी क्षमता ला करके दे देंगे, एक ऐसा कैपेसिटी ला करके दे देंगे कि जैसे ही कोई कीड़ा इस पर आकर के लगेगा स्वर्ग सिधार जाएगा। यही क्या समझे? कीट आकर के लगेगा, कीट इसकी पत्तियों को खाएगा, स्वर्ग सिधार जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो आपको बात बताया ना कि देखो सब में अपनी संवेदनशीलता होती है, सब में, हर जीव में क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को मार के बीच अगना पार दो नहीं के सब। ठीक है, अब कौनों नहीं दिखाई देगा सब, अगल बगल से आता जाता भी दिखेगा तो देख लेगा कि अच्छा मेरा घर खानदान का 4 को टपक गया है। अब उसके बाद कौनों वहां पे उत्पात नहीं मचाएगा। ठीक है अरे 1-2 भाई है, उसको क्या करेंगे मार के? ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर 1-2 को कीट आएगा, उसको पता ही नहीं है कि हमने एक ऐसा प्लांट बना दिया, एक ऐसा पादप बना दिया है कि जिसको कीट का कोई असर ही नहीं है, इंसेक्ट से कोई असर नहीं है इसको। ठीक है, इससे पहले क्या कर रहा था? कीड़ा इसको खा जा रहा था पूरा, अब पत्तियां ही साफ कर दिया, ये पौधा का कोई मतलब है जी? कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब क्या है कि पत्तियां हैं, थोड़ा सा खाया, टे बोल दिया, बेचारा चला गया। ठीक है, फिर 1-2 आएगा, फिर खाएगा, फिर मर जाएगा, अब इसको कौन आके खाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि इस पौधे के अंदर हम बना देंगे क्या? अब कितने लोगों को लगता होगा ना कि उठाएंगे सुई और सुई से लेकर के इसमें जहर डाल देंगे। नहीं बाबू, ऐसा करोगे तो ये पौधे मर जाएगा। हम इसके जीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और जीन के साथ यदि आपको छेड़छाड़ करना है तो कहां जाना होगा? बायोटेक। हम लोग इसके जीन में लेकर के आएंगे परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन लेकर के आ जाएंगे ना कि पौधा का जो अगला पीढ़ी आएगा ना, फिर वो पादप बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लांट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन इस पौधे के अंदर क्या बनेगा? जहर बनेगा। ठीक है, आओ देखो इतना खास टेक्निक होगा कि उस जहर से इस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये भी पढ़ेंगे कि इस पौधे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस जहर से, कैसे? और दूसरा कि उस जहर को जैसे ही कीट खाएगा ना, कैटरपिलर आकर के खाएगा ना, उसकी आंतें में छेद हो जाएंगे, तो उसका आंत छेद हो जाएगा, उसकी फूड पाइप फट जाएगी, तो फट जाएगी तो तुरंत क्या हो जाएगा? वहां पर मर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा पादप भी बनाएंगे, ऐसा प्लांट भी बनाएंगे जो किससे बच सकता है? कीट से बच सकता है, कीड़ों से अपने आप को बचा सकता है।